पहले हमने कुछ क्वेश्चन का सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले प्यूरिन प्यूरिन भस्म है। द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए इज, तो प्यूरिन बेस के अंतर्गत आपको प्यूरिन बेस के अंतर्गत प्यूरिन बेस के अंतर्गत आपको एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। और एडेनिन और ग्वानिन आपको डीएनए में भी पाए जाते हैं, आरएनए में भी पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन बेस, तो ग्वानिन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर आपको ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 46 क्वेश्चन करा टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और नियोप्रीन सभी है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और नियोप्रीन ऑल आर होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, ये सभी के सभी होमोपॉलीमर हैं। कारण कि कोपॉलीमर में दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जबकि टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोइथीन और ये स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन है। और ये आपको नियोप्रीन में भी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं जो एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा बनते हैं। सबके पाई बॉन्ड के टूटने से अनेक मॉलिक्यूल इनके पॉलीमर बनाते हैं, इसलिए ये होमोपॉलीमर हुआ। और तो इसलिए इसका आंसर आपको क्या होंगे, सी होंगे। 46 का आंसर सी होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दर्द निवारण की दवाइयां कहलाती है, यानी पेन किलर जो है ना, एनाल्जेसिक कौन है ये पूछ रहा है। पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक, तो इसलिए इसका आंसर आपको बी होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष होते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज ए फ्रैंकल डिफेक्ट, तो सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर आपको डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा, अर्थात किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, ठीक है ना। इसका हम इंग्लिश क्वेश्चन देखते हैं ना। इंग्लिश क्वेश्चन आपको देखिए इंग्लिश में क्या कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसका देखिए आपको डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू आई इंटू मोलालिटी, तो सबका मोलालिटी सेम है, तो ये मोलालिटी पर निर्भर नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, संभवतः सॉल्वेंट की कोई चर्चा नहीं है, तो सभी एक ही सॉल्वेंट में होंगे, तो ये निर्भर करेंगे आई पर, यानी डेल्टा टीबी निर्भर करेंगे किस पे, आई पर। तो जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ क्या हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ हुआ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
ज्यादा होगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, तो जिसका आई का मान ज्यादा होगा उसके डेल्टा टीबी इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, और इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के लिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ आई का वैल्यू देखेंगे, यहाँ NaCl है, तो NaCl में आई का वैल्यू 2 होगा। यहाँ सुक्रोज है, यहाँ आई का वैल्यू 1 होंगे, 1 यहाँ आई के वैल्यू सॉरी 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड है, वाटर में डिजोल्व होकर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में टूटेंगे, इसलिए यहाँ आई का वैल्यू 2 हो जाएंगे। तो इन दोनों में आई का वैल्यू 2 है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आई का वैल्यू 3 है, क्यों? क्योंकि एक Ba पर डबल प्लस और 2 Cl माइनस, 3 आयन हो रहे हैं, इसलिए आई का वैल्यू 3 हो गया। और यहाँ ये ग्लूकोज है, ये डिजोल्व होंगे तो इसके आई का वैल्यू 1 होंगे। तो यहाँ 3 आई के वैल्यू हो जाने के कारण यहाँ डेल्टा टीबी सी का ज्यादा होगा, और डेल्टा टीबी यानी इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे? सी होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। 49 क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर एनोड एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। इसका इंग्लिश क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए एक्वस सॉल्यूशन है, ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड। तो सोडियम एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन के में आपको सोडियम क्लोराइड जो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेंगे, साथ ही आपको H2O भी H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेंगे, है ना। तो यहाँ पर H2O जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों लिबरेट करेंगे, है ना। हाइड्रोजन आपको कैथोड पे और ऑक्सीजन आपको एनोड पर लिबरेट करेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखिए। 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल में H2 और Cl2, जल में H2 और Cl2, यहाँ पर H2 और Cl2 दोनों रिएक्शन करके 2HCl अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 गैस गिव्स 2HCl ओवर वाटर इज। देखिए दोनों वाटर पर ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह आपको H2 गैस और Cl2 दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेंगे, लेकिन ये दोनों वाटर के ऊपर डिफ्यूजन लाइट में ये इसकी आंशिक रूप से पार्शियली कंसंट्रेशन में चेंज होती है, इसलिए ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शन हो गया। तो इस 51 का आंसर डी होगा, 51 का आंसर डी होगा, और 50 का भी आंसर डी होंगे, 50 का भी आंसर डी होगा। 52 क्या कर रहा है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। इस क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन देखिए, इंग्लिश वर्जन में क्या है the amount of gas the amount of gas adsorbed on the amount of gas the amount of gas adsorbed on the surface of solid depends upon, ये किस पर निर्भर करती है, तो ये आपको टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है, प्रेशर पर तो ज्यादा निर्भर करती है, और नेचर ऑफ गैस पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, ऑन ऑल द एबव, ये सभी के सभी डी। तो इसका आंसर 52 के आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कच्चा लोहा में अशुद्ध रूप से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं। कच्चा लोहा में अशुद्ध के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं।
तो इसका इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट एज इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। पिग आयरन में सबसे ज्यादा आपको पाए जाने वाला कोई एलिमेंट्स है, तो देखिए यहाँ तो फास्फोरस भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, और आपको मैग्नीज भी पाए जाते हैं, और कार्बन भी पाए जाते हैं, सिलिकॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा आपको कार्बन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कार्बन कैसे ज्यादा पाए जाते हैं, सो देखिए, क्योंकि जब लोहा का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं उनके ओर से, तो उसमें कोक मिलाई जाती है ना, और लाइम स्टोन कोक मिलाई जाती है, तो कोक में कार्बन रहते हैं, इसलिए कार्बन ज्यादा पाए जाते हैं। कार्बन अधिक होने के कारण ये ब्लैक दिखता है, जिसके कारण इसे पिग आयरन कहा जाता है। और इसी पिग आयरन से कार्बन हटा देने पर वो रॉट आयरन प्राप्त होते हैं, ढलवा लोहा प्राप्त होते हैं, फिर उससे कार्बन हटा देने पर आपको स्टील प्राप्त होता है। इसलिए पिग आयरन में सबसे ज्यादा कार्बन है, और कार्बन होने के कारण ही आयरन जो ब्लैक नजर आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे आपको सी, इसका आंसर हो जाएंगे सी। तो 53 का आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। यहाँ पर देखिए कह रहा है विच विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक, कौन सा एम्फोट्रिक है। तो यहाँ पर सोडियम के ऑक्साइड जो है, यह आपको अल्कलीन मेटल के ऑक्साइड है, तो ये अल्कलीन है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होंगे। यहाँ मैग्नीशियम के अल्कली अर्थ मेटल के ऑक्साइड है, तो ये अल्कली है, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे, ए और बी आंसर नहीं होंगे। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिड कहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होंगे। ये जिंक ऑक्साइड है, और ये जिंक ऑक्साइड ही एम्फोट्रिक होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, इसका आंसर डी होंगे। ये जिंक ऑक्साइड आपको एसिड से भी और बेस दोनों से भी रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 के बाद ये 55 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस एसिड, यानी लेविस एसिड कह रहा है, यानी इंग्लिश देख करके क्लियर करेंगे हम लोग, लेविस एसिड कौन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विच अमंग द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। लेविस एसिड किसे कहते हैं, सोच समझ जाइए। लेविस एसिड कहते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, किसको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसे लेविस एसिड कहते हैं। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसे हम लोग लेविस बेस कहते हैं, उसको बेस कहते हैं। और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इसमें देखिए बोरन है, तो सब में वैकेंट ऑर्बिटल है, सब में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये सभी के सभी लेविस एसिड हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है, ये तो निश्चित आएगा, ये बिहार बोर्ड में निश्चित आएंगे, 100% ये आएंगे, देख लेंगे भाई, ये 100% क्वेश्चन ये आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन होंगे, तो बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, और ये फ्लोरीन से शेयर कर लिया है, ठीक है। फिर बोरॉन जो है क्लोरीन से शेयर किए हुए हैं, फिर बोरॉन जो है ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हुए हैं, ठीक है। फिर बोरॉन जो है आयोडीन से भी इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए हैं। तो सब में वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है और आकार छोटा है, ठीक है ना। तो इनके इलेक्ट्रॉन को, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यही आपस में ले लिए, तो एक्स्ट्रा ये बाहर से नहीं ले पाएंगे। और फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन का साइज है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन का साइज है, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन का साइज है। तो यहाँ पे आयोडीन जो है ना Bi3, ये आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 55 का आंसर डी होंगे। यानी इनको अगर ऑर्डर में सजाया जाए
तो BF3 से ज्यादा आपको BCl3 होंगे, उनसे ज्यादा BBr3 होगा और सबसे ज्यादा BI3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए भी पूछ सकता हो, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, निश्चित ही ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 के बाद। ये कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम। ध्यान दीजिए, मेन सोर्स ऑफ हीलियम, तो हीलियम का कमर्शियल मेन सोर्स, हीलियम का कमर्शियल मेन सोर्स तो नेचुरल गैस होते हैं, लेकिन इन सबों में नेचुरल गैस नहीं है। हीलियम एयर में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं। मोनाजाइट तो और है पिंच ब्लेंड का, ये पिच ब्लेंड है, और है मोनाजाइट पिच ब्लेंड, मोनाजाइट पिच ब्लेंड ये सब और है आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो ये तो होंगे ही। और रेडियम से भी आपको, रेडियम जो है ना, रेडियम से भी हीलियम टूटकर निकलते हैं, रेडॉन 86 222 और हीलियम, है ना 2 4, इससे भी निकलते हैं, है ना, इससे भी निकलते हैं। और मोनाजाइट से भी आइसोलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ मेन सोर्स कह रहा है वाटर में तो होंगे नहीं, तो ए और डी तो आंसर होगा नहीं। अब रही बात मोनाजाइट और रेडियम में, तो रेडियम के भी डिकम्पोज होने से हीलियम मिलते हैं, है ना। और मोनाजाइट आपको और है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोनाजाइट से रेडियम भी आइसोलेट किए जाते हैं, मोनाजाइट से यूरेनियम भी आइसोलेट किए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है ना, क्योंकि मोनाजाइट से रेडियम, रेडियम से हीलियम, तो ये तो बीच में हो गया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यानी ये और है हीलियम का, लेकिन मेन सोर्स के रूप में इसका तो नेचुरल गैस होते हैं, नेचुरल गैस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मोनाजाइट को ही कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन उप धातु है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेटलवाइड। 57 का जो मेटलवाइड कौन है, तो भाई मेटलवाइड जो होते हैं पहले ये देखिए, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। नॉन मेटल में कौन कौन होता है, फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, सल्फर होता है ना, और कार्बन होता है, आयोडीन होता है, हाइड्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। इतने नॉन मेटल है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो यहाँ पर फ्लोरीन है, उससे कम ऑक्सीजन है, उससे कम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लगभग बराबर है क्लोरीन के, उससे कम ब्रोमीन है, ब्रोमीन से कम सल्फर है, सल्फर लगभग बराबर है कार्बन के, कार्बन से कम आयोडीन है, आयोडीन से कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगभग बराबर है फास्फोरस के। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जो कि आपको नॉन मेटल है, ठीक है ना। और नॉन मेटल तो सल्फर तो नॉन मेटल है, तो ये आंसर होंगे नहीं, और फास्फोरस नॉन मेटल है तो ये होंगे नहीं, ब्रोमीन नॉन मेटल है तो ये होंगे नहीं, तो ये एस बी, यही आंसर हो जाएगा बी, यही आपका मेटलवाइड है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, SO2 अणु में सल्फर का, सल्फर सल्फर परमाणु का प्रसंकरण, सल्फर परमाणु का प्रसंकरण के विषय में पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, सल्फर परमाणु के प्रसंकरण के विषय में पूछ रहा है, ठीक है। ये 58 क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखिए, ये SO2 है, इसको बनाने का एक टेक्निक हम आपको ट्रिक समझा रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है ना, तो कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन का हम रूल, आपको एक टेक्निक सिखा रहे हैं। ऐसे तो आप बॉन्ड और लोन पेयर देख करके समझेंगे, यहाँ एक बॉन्ड ये है, दो बॉन्ड एक लोन पेयर तीन, तो तीन आ रहा है तो ये sp2 होंगे, तीन आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, sp2 हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, तो सल्फर का इस कंपाउंड में सभी का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6, फिर इसका 6, है ना, इसका भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
होंगे, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12 6 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में 8 से डिवाइड दिया जाता है, तो 18/8 यानी 8 दूनी 16, 2 टाइम्स कटेंगे, अब उसके बाद से पॉइंट में आएगा, तो हम पॉइंट वाला को नहीं लिखेंगे, तो अप्रोक्स आपको 2 बॉन्ड हो गए। अब हम लोग लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 8 अब बाई 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना 18 है, अब माइनस बॉन्ड कितना हुआ 2 इंटू 8 अब बाई 2, यानी 18 माइनस 16/2 अर्थात 2/2 यानी 1, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब बॉन्ड बॉन्ड कितना हो गया, वो कितना हो गया 2 हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे 2 + 1 यानी 3, तो ये 3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि 2 आता तो sp होता, 3 आता तो sp2 होता, 4 आता तो sp3 होता, 5 आता तो sp3d या dsp3 होता, 6 होता तो sp3d2 या d2sp3, इसका अलग अलग कंडीशन है, 7 होता तो sp3d3 या d3sp3, तो वो जल्दी बनते नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है SO2 के लिए, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होंगे, बी होंगे। इस टेक्निक का अपनाकर किसी का भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि H3PO3 है एक, H3PO3 इज ए, है ना, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, नन ऑफ दी, ये तो निश्चित पूछेगा, ये निश्चित पूछने की संभावना है, बहुत 100% पूछने की प्रोबेबिलिटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, जितने P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ OH और यहाँ H, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ, तो जितने P से आपको OH की संख्या जुटी हुई है, P से कितने OH की संख्या जुटी हुई है 2, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, इसकी बेसिसिटी हो गई आपको 2, ये डाइबेसिक एसिड है, इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ये बी होंगे, इसका आंसर बी होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन, फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन, ठीक है ना। तो मर्क्यूरस आयन Hg1+ है या Hg2 डबल प्लस मर्क्यूरस आयन है, और Hg डबल प्लस ये आपको मर्क्यूरिक आयन है, मर्क्यूरिक आयन है, ठीक है ना। ये दोनों मर्क्यूरस आयन होते हैं, तो इसमें देखिए Hg1+ भी मर्क्यूरस है, Hg2 डबल प्लस भी मर्क्यूरस है, ये तो दोनों होने की प्रोबेबिलिटी है। Hg डबल प्लस ये इक है, ये इक है, और नन ऑफ दीज, तो ये मर्क्यूरिक है, नन ऑफ दीज, तो ये तो खैर होंगे ही नहीं, मर्क्यूरिक है ये, और ये भी होंगे नहीं, इन दोनों होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन फ्यूज स्टेट में Hg2 डबल प्लस को मर्क्यूरस कहा जाता है, इसलिए यही आंसर होंगे, ये भी मर्क्यूरस कहे जाते हैं, लेकिन फ्यूज स्टेट में ये Hg डबल प्लस, है ना, जैसे कैलोमेल, मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना, तो इसलिए यही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए इसका आंसर बी, मर्क्यूरस इसे भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, गोल्ड धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। देखिए इंग्लिश क्वेश्चन देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटल, देखिए Au मेटल का किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में, यहाँ तो कंपाउंड में तो कह नहीं रहा है ना,
तो किसी कंपाउंड में एयू मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑरिक के रूप में, ऑरस के रूप में एयू और ऑरिक के रूप में एयू ट्रिपल प्लस, 1 और 3 दोनों होते हैं किसी कंपाउंड में, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एयू मेटल कह रहा है, यानी फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में एयू का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, शून्य होता है, 0 होता है, जो इसमें नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका आंसर नन ऑफ दीज देंगे, ठीक है ना, इसका आंसर डी देंगे। अगर रहता द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एयू मेटल इन इट्स कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में, तब 1 और 3 दोनों होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एयू इन मेटल में पूछ रहा है, तो मेटल तो फ्री स्टेट हुआ, प्योर चीज है, इसमें कोई और अन्य चीज तो है नहीं, इसलिए 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ हमारे दृष्टिकोण से आंसर इसका डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है K4FeCN होल 6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन, है ना, Fe का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो Fe का हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN का होल 6। तो यहाँ साइनाइड Fe जो है साइनाइड लीजेंड से Fe से जुड़ा हुआ है, K4 काउंटर आयन है, तो साइनाइड तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो 6 होंगे क्योंकि 6 लीजेंड से जुड़ा हुआ है, तो 6 लीजेंड से जुड़ने वाला आपको sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, यही दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं, d2sp3 या sp3d2। तो यहाँ पर 6 है, तो ये ऑप्शन यहाँ सी और डी दोनों दिया हुआ है, लेकिन साइनाइड जो है वह स्ट्रॉन्ग लीजेंट है, वह इंटरमोलिकुलर ऑर्बिट, वो अंदर के ऑर्बिट से, पेनल्टीमेट सेल के ऑर्बिट से हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप Fe26, तो ये होंगे 4s2 और 3d6 होंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का निकालेंगे तो Fe डबल प्लस होगा, Fe डबल प्लस होगा, तो कहने का अर्थ हुआ जो डी ऑर्बिटल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 है, और 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 4s के और 4p ये 3 1 4, अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो 2 और 4 मिल करके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, उस 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, d2sp3 हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका d2sp3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड आपको AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, इथाइल क्लोराइड ऑन हीटेड विथ AgCN। तो AgCN जो है ना, AgCN जो है आयनिक ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना, सिल्वर साइनाइड, ये फ्री रेडिकल देते हैं Ag प्लस और CN ट्रिपल माइनस, CN पर एक माइनस, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ये जो है ना CN जो है एम्बिडेंट, ये क्या कहते हैं इसको ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियोफिलिक शो करेंगे, तो यहाँ पर आपको इथाइल क्लोराइड जो है वह AgCN से करेंगे, तो ये रिएक्शन तो AgCl निकल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका आंसर बी होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इथाइल क्लोराइड को KCN से रिएक्शन कराने पर अल्काइल साइनाइड बनता है, लेकिन AgCN से रिएक्शन कराने पर अल्काइल आइसोसाइनाइड बनते हैं,
क्यों? तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि अल्काइल AgCN जो है आयनिक कंपाउंड है और KCN जो है AgCN आयनिक AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है और KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड ये आयन के रूप में देते हैं और AgCN फ्री रेडिकल देते हैं। फ्री रेडिकल देने के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है ना। अल्काइल आइसोसाइनाइड देते हैं, ठीक है। यहाँ पर CN जो है CN आपको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यानी दोनों भाग लेते हैं, कार्बन के सिंगल और ये जब ये आयन के रूप में रहते तो ये कार्बन लेते हैं, फ्री रेडिकल है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंपाउंड फॉर्म्स इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया कराने से इथाइल ब्रोमाइड बनता है? तो ध्यान दीजिए, केबीआर जो है ना वो नहीं होंगे, इथाइल अल्कोहल के साथ केबीआर का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये नहीं होंगे। ब्रोमीन के साथ भी नहीं होंगे, अमोनियम ब्रोमाइड से भी नहीं होंगे, लेकिन वही केबीआर को अगर हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर KHSO4 और HBr देंगे। HBr एक C2 मॉलिक्यूल है और ये C2 मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर आपको इथाइल अल्कोहल C2 मॉलिक्यूल HBr से रिएक्शन करके आपको यहाँ के H और OH निकल जाएंगे और ये बना देंगे आपको इथाइल ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा। 64 का आंसर बी होंगे, 64 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका आंसर बी हो गया। कह रहा है सोडियम इथोक्साइड तथा ब्रोमोइथेन अभिक्रिया करके देते हैं। सोडियम इथोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमोइथेन गिव्स। तो पहले सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। सोडियम इथोक्साइड को ब्रोमोइथेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपको यहाँ पर सोडियम जो है ना ये ब्रोमीन के साथ निकल जाते हैं, जिसके कारण ये आपको क्या बनते हैं? इथाइल इथॉक्सी ये और ये इधर का इथेन प्लस NaBr, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम तो बन गया आपको डाई इथाइल ईथर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे इसका नाम IUPAC नाम इथॉक्सी इथेन भी है, तो डाइथाइल ईथर भी है, तो इसका आंसर 65 का आंसर सी होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि C4H10O के कितने समायवी ईथर पूछ रहा है, प्रदर्शित करते हैं। हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर आर रिप्रेजेंट बाय C4H10O। ईथर पूछ रहा है, यानी ईथर है तो दोनों तरफ अल्काइल होंगे, तो यहाँ पर O के दोनों तरफ अल्काइल होंगे। यहाँ 4 कार्बन है C4H10O, है ना, तो हो सकता है इधर आपको 3 कार्बन हो, इधर 1 कार्बन हो, तो एक ये हो गया। फिर हो सकता है कि जो 2 कार्बन इधर हो और 2 कार्बन इधर हो, तो एक ये हो गया। हो सकता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 कार्बन वाले के बीच कार्बन से जुड़ा हो और ये 1 कार्बन से जुड़ा हो, तो एक ये 3 हो गया। तो 3 आइसोमर होने की प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ ईथर समावी ईथर पूछ रहा है, अल्कोहल पूछता तो और बनने की प्रोबेबिलिटी होती, लेकिन ईथर पूछ रहा है तो 3 ही बनेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका 3 हो जाएगा। ये हो गया आपको मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका हो गया डाई इसका इथॉक्सी इथेन, इसका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3 दूसरे पर मिथॉक्सी ग्रुप है तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, पहले पर आपको इथॉक्सी है तो 1 इथॉक्सी इथेन, और पहले कार्बन पे मिथॉक्सी है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर यहाँ होंगे तो ये बनेंगे, यहाँ होंगे तो इसी की तरह होगा, तो इसलिए 3 आइसोमर बनने की प्रोबेबिलिटी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% एक्वस सोल्यूशन, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का उपयोग जूलॉजिकल बॉटनिकल किंगडम में सेल को सुरक्षा रखने में किया जाता है। तो ये 40% एक्वस सोल्यूशन होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये होगा ए। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलिन अभिकर्मक को अवकरित कर देता है, जो टॉलिन अभिकर्मक को द कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूस टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस करने वाले को टॉलिन रिएजेंट, तो टॉलिन जो होते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलिन रिएजेंट जो होते हैं वो आपको एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करते हैं। एल्डिहाइड पे टॉलिन रिएजेंट रिएक्शन करके आपको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं तथा सिल्वर मिरर देते हैं, जो जिसे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, वहां पर सिल्वर का कलई हो जाता है, कोटेड होता है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति उसमें दिखता है तो उसकी फिगर बन जाती है, इसलिए ये मिरर की तरह काम करता है, इसलिए सिल्वर मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, परंतु यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड का ये पार्ट जो है, फॉर्मिक एसिड का ये पार्ट जो है, ये एक एल्डिहाइड की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक टॉलिन रिएजेंट से ये रिएक्शन कर लेंगे, तो इसलिए इसका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोलरल फार्मूला का सूत्र है, कोलरल जो है वो कह रहा है जो किसका है? द फार्मूला ऑफ द कोलरल ट्राइक्लोरो इथेनॉल को, ट्राइक्लोरो इथेनॉल को कोलरल कहते हैं। ट्राइक्लोरो इथेनॉल, इथेनॉल यानी एल्डिहाइड ग्रुप है ना, यहाँ पर 3 क्लोरीन आ जाए तो इसको हम लोग ट्राई क्लोरो इथेनॉल कहते हैं, है ना। ट्राइक्लोरो इथेनॉल जो है वो यहाँ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, तो सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा आप सब्जेक्टिव की जानकारी अगले वीडियो में की जाएगी, तब तक आप देखते रहिए, और जरूरत पड़ने पर मेरे फोन नंबर दिया गया है, इससे भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जो दिक्कत हो एक्स्ट्रा टाइम देकर ऑनलाइन आपको जूम पे बता देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।